जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जुगाड़ क्लासेस पर। जीएस जुगाड़ क्लासेस पार्ट 3 बाय अरुण सर आप सबके लिए पेश कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल जुगाड़ क्लासेस के माध्यम से, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। आप सब इस लिंक को कॉपी करके जुगाड़ क्लासेस YouTube चैनल पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए इस श्रृंखला का पहला पार्ट इतिहास में प्राचीन इतिहास और प्राचीन इतिहास का पहला प्रश्न। ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? ए भाष्यकार कहा जाता है, बी होत्रकार कहा जाता है, सी पंडित कहा जाता है या डी पादरी कहा जाता है। आप लोग फटाफट कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। बहुत अच्छे, चलिए। ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्रकार कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। सीरीज का दूसरा क्वेश्चन। आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं आर्यों के इतिहास की जानकारी का स्रोत है। आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं आर्यों के इतिहास की जानकारी का स्रोत है। ए वेद, बी विदेशियों का साक्ष्य, सी पुरातात्विक साक्ष्य या डी ये सभी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं आर्यों के इतिहास की जानकारी का स्रोत वेद है। ऑप्शन ये इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस सीरीज का तीसरा क्वेश्चन। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? ए 10वें मंडल में, बी 5वें मंडल में, सी 3रे मंडल में या डी 9वें मंडल में। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए जल्दी से। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ऑप्शन सी सही गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? ए इंद्र देवता, बी सूर्य देवता, सी विष्णु देवता या डी सोम देवता। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? सोम देवता का। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? ए खिल कहा जाता है, बी होत्र कहा जाता है, सी पंचशील कहा जाता है या डी उपर्युक्त सभी। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। ऑप्शन ये इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। चातुर्वर्ण यानी 4 वर्ण समाज का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है? ए 8वें मंडल, बी 5वें मंडल, सी 10वें मंडल या डी 9वें मंडल। इसका जवाब आप लोग फटाफट दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन सी चातुर्वर्ण यानी 4 वर्ण समाज का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की उत्पत्ति का स्रोत है। ए शूद्र ब्रह्मा के चरणों से, बी क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजाओं से, सी ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, वैश्य ब्रह्मा के जंघाओं से, डी उपरोक्त सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला टॉप क्लास का क्वेश्चन। पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की उत्पत्ति का स्रोत है। ए शूद्र ब्रह्मा के चरणों से, बी क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजाओं से, सी ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, वैश्य ब्रह्मा के जंघाओं से या डी उपर्युक्त सभी। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का अर्थ है। ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का अर्थ है। ए बिना धन के, बी बैल, सी बेधर्मी या डी गाय। बहुत ही आसान प्रश्न है। आप सब इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आता है। ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का अर्थ है गाय। इसका डी ऑप्शन सही है। इतिहास पार्ट यही समाप्त होता है। अगला पार्ट है जुगाड़ क्लासेस के माध्यम से जीएस जुगाड़ पार्ट 3 बाय अरुण सर द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। अगला पार्ट भूगोल का पहला प्रश्न। वह सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है सूक्ष्म गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। इनका ए आयतन सूक्ष्म था, बी तापमान अनंत था, सी घनत्व अनंत था या डी उपरोक्त सभी। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। किस कारण से आकस्मिक विस्फोट हुआ जिसे ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया? किस कारण से आकस्मिक विस्फोट हुआ जिसे ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया? ए अत्यधिक संकेंद्रण, बी अत्यधिक बिखराव, सी केवल अत्यधिक तापमान या डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर दीजिए इसका। किस कारण से आकस्मिक विस्फोट हुआ जिसे ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया? किस कारण से? अत्यधिक संकेंद्रण के कारण आकस्मिक विस्फोट हुआ जिसे ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया। अगला क्वेश्चन नंबर 11। विस्फोट के कारण पदार्थों के बिखराव के फलस्वरूप अलगाव के कारण काले पदार्थों से बने समूह क्या हैं? ए एक पिंड, बी 2 पिंड, सी पिंडों का समूह या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी जल्दी। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। इसका सही ऑप्शन है पिंडों का समूह।
क्या? पिंडों का समूह। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, वैज्ञानिकों के मतानुसार महाविस्फोट की घटना कितने वर्षों पहले हुई? ए 10.5 अरब वर्ष पूर्व, बी 13.5 अरब वर्ष पूर्व, सी 4.5 अरब वर्ष पूर्व, या डी 5000 वर्ष पूर्व। इसका आंसर दीजिए आप लोग। वैज्ञानिकों के मतानुसार महाविस्फोट की घटना कितने वर्षों पहले हुई? कौन सा ऑप्शन इसका सही है? ऑप्शन बी इसका सही है, 13.5 अरब वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार का साक्ष्य इकट्ठा करने में किसका अत्यधिक योगदान है? ए एलन संडेजा का, बी एडविन हब्बल का, सी रॉबर्ट वैगोनेर का, या डी एबजाज लेमेंतेयर का। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार का साक्ष्य इकट्ठा करने में एडविन हब्बल का अत्यधिक योगदान है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में किसे माना जाता है? ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में किसे माना जाता है? ए अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति को, बी अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना को, सी सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट, या डी उपर्युक्त सभी। इसका कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट में जल्दी से जल्दी बताएं। इसका डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जिनेवा में पृथ्वी के सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हाइड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग किस लिए किया? ए न्यूक्लियर शक्ति के प्रदर्शन हेतु, बी धातुओं की खोज हेतु, सी ब्रह्मांड के रहस्यों हेतु, या डी उपर्युक्त सभी हेतु। किस लिए लार्ज हाइड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग किया गया? ब्रह्मांड के रहस्यों की जानकारी हेतु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु किस परमाणविक अवधारणा को पेश किया जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी? ए बोसन हिग्स थ्योरी, बी गॉड पार्टिकल थ्योरी, सी सब एटॉमिक थ्योरी, या डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। कौन सा ऑप्शन सही है? हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु किस परमाणविक अवधारणा को पेश किया? गॉड पार्टिकल थ्योरी। इसका भी ऑप्शन सही है। भूगोल का पार्ट यहीं समाप्त होता है। जुगाड़ क्लासेस जीएस पार्ट 3 की यह सीरीज प्रस्तुत की जा रही है अरुण सर के द्वारा। भूगोल के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पार्ट आप लोगों के बीच में हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 17, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किस दार्शनिक ने दिया था? ए केन्स ने, बी कार्ल मार्क्स ने, सी लांज ने, डी एडम स्मिथ ने। आंसर कीजिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किस दार्शनिक ने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। किसने? कार्ल मार्क्स ने दिया। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का संबंध राज्य अर्थव्यवस्था से है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से है, राज्य तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों से है, या उपरोक्त तीनों से है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? कौन सा ऑप्शन इसका सही है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का संबंध राज्य तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों से है। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। भारत द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। कब अपनाया गया? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कभी नहीं अपनाया गया, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसका सही है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया गया। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया गया। इसका बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी ऑप्शन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किसका सुझाव था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ कुछ कदम बढ़ना चाहिए? प्रोफेसर लांज का, कार्ल मार्क्स का, केन्स का, या एडम स्मिथ का? किसका सुझाव था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ कुछ कदम बढ़ना चाहिए? केन्स का सुझाव था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ कुछ कदम बढ़ना चाहिए। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 21, समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ कुछ कदम बढ़ना चाहिए का वक्तव्य किसने दिया? ए प्रोफेसर लांज ने दिया, बी कार्ल मार्क्स ने दिया, सी केन्स ने दिया, या डी एडम स्मिथ ने दिया। किसने दिया? आंसर कीजिए आप लोग। ये वक्तव्य किसका है? प्रोफेसर लांज का है। किसका है? प्रोफेसर लांज का। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो आयात होता है न निर्यात होता है, उपर्युक्त दोनों होता है, या डी आयात निर्यात दोनों नहीं होता। कौन सा ऑप्शन इसका सही है? आयात निर्यात दोनों नहीं होता। इसका डी ऑप्शन सही है। बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें आयात निर्यात दोनों नहीं होता। अर्थव्यवस्था पार्ट यहीं समाप्त होता है। मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, इसको कॉपी करके आप लोग ब्राउजर में पेस्ट करके मेरे यूट्यूब चैनल के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सुनिए, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन दबा देना। अगला पार्ट भारतीय संविधान, जुगाड़ क्लासेज पर एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। भारतीय संविधान पार्ट सीरीज का 23वां क्वेश्चन, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट की मुख्य विशेषता क्या नहीं थी? ए कंपनी के व्यापारिक अधिकार की समाप्ति, बी विधिक परामर्श है चौथा सदस्य, सी दास प्रथा गैर कानूनी करार, या डी बंबई तथा मद्रास परिषदों को विधि निर्माण का शक्ति देना। इस क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा ऑप्शन इसका गलत है?
1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट की मुख्य विशेषता क्या नहीं थी? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए, क्या यह विशेषता नहीं थी? या विधिक परामर्श से चौथा सदस्य नियुक्त किया गया, क्या यह विशेषता नहीं थी? या दास प्रथा गैर कानूनी करार की गई, क्या यह विशेषता नहीं थी? या बंबई तथा मद्रास परिषदों को विधि निर्माण की शक्ति दिया गया, ये सही नहीं है। मुख्य विशेषता क्या नहीं है? बंबई तथा मद्रास परिषदों को विधि निर्माण की शक्ति नहीं दी गई, शक्तियां उनसे छीन ली गई। इसका डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार किस एक्ट ने प्रदान किया? गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार किस एक्ट ने प्रदान किया? ए चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी, बी चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी, 1858 ईस्वी का भारत शासन एक्ट किस एक्ट के द्वारा प्रदान किया गया? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसका भी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1834 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के, सर एलिजाह के, हाइड के या लॉर्ड मैकाले के? इसका आंसर दीजिए आप लोग। सन 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। कौन सा ऑप्शन इसका सही है? ऑप्शन डी, लॉर्ड मैकाले के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। नौकरियों में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किस एक्ट की देन है? नौकरियों में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किस एक्ट की देन है? चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी की देन है, या चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी, या चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी, या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी? जो आजकल प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, ये किस एक्ट की देन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दें इसका। चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी की देन है। जो आजकल प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, ये चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी के देन है। 26 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। सेवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं से भरने के लिए सन 1854 ईस्वी में किस समिति की नियुक्ति की गई? ए हाइट समिति की, बी चैम्बर समिति की, सी मैकाले समिति की, या डी उपरोक्त सभी समितियों? ए हाइट समिति की, बी चैम्बर समिति की, सी मैकाले समिति की, या डी उपरोक्त सभी समितियों की नियुक्ति की गई? सेवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं से भरने के लिए सन 1854 ईस्वी में किस समिति की नियुक्ति की गई? मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। किस समिति की? मैकाले समिति की। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी एवं प्रशासनिक परिषदों के कार्यों को अलग अलग करके परिषद में कितने नए पार्षदों को जोड़ा गया तथा उन्हें क्या कहा गया? 6 पार्षद विधान परिषद कहा गया, 4 पार्षद विधान परिषद कहा गया, 6 पार्षद प्रशासनिक पार्षद कहा गया, 4 पार्षद प्रशासनिक पार्षद कहा गया? क्या कहा गया और कितने पार्षद थे? आंसर कीजिए आप लोग। 6 पार्षद थे तथा उन्हें क्या कहा गया? विधान पार्षद कहा गया। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 1843 ईस्वी में अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए व्यक्ति को किसके आधार पर अयोग्य घोषित न करने का निर्णय लिया गया? धर्म के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, मूल वंश या रंगभेद के आधार पर, उपर्युक्त सभी के आधार पर? किसके आधार पर अयोग्य न घोषित करने का निर्णय लिया गया? उपर्युक्त सभी के आधार पर। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी पर। आप लोग अगर इस सीरीज का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मुझे मेरे ब्लॉग चैनल पर फॉलो कीजिए, जिसका लिंक दिया हुआ है ब्लॉग पोस्ट पर। मेरे जितने भी सीरीज यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है, सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सो फॉलो मी ऑन माय ब्लॉग पोस्ट पेज jugaadclasses.blogpost.com। ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगला पार्ट भौतिक विज्ञान। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। जुगाड़ क्लासेस जीएस जुगाड़ पार्ट 3 बाय अरुण सर। एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक तो बनती है दोस्त। आइए भौतिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। बहुत लंबी दूरी मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? मीटर का प्रयोग किया जाता है, किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, या इनमें से किसी का प्रयोग नहीं किया जाता? आंसर कीजिए आप लोग। बहुत लंबी दूरी मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का। किस मात्रक का? प्रकाश वर्ष का। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर, 9.46 × 10⁻10 मीटर, या 9.46 × 10⁻11 मीटर? कौन सा ऑप्शन इसका सही है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? आंसर दीजिए आप लोग। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इसका सही है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, या उपरोक्त सभी? कौन सा ऑप्शन इसका सही है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन है तथा एसआई पद्धति में न्यूटन, तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा?
सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन है तथा एसआई पद्धति में न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा? 1 न्यूटन बराबर 10 पर 5 डाइन होगा, 1 न्यूटन बराबर 10 पर 10 डाइन होगा, 1 न्यूटन बराबर 10 पर 15 डाइन होगा, या उपरोक्त सभी होगा। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा? आंसर कीजिए फटाफट आप लोग। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, 1 न्यूटन बराबर 10 पर 5 डाइन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल है तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होगा तथा 1 जूल की मात्रा उस मात्रक में कितनी होगी? एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल है तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होगा तथा 1 जूल की मात्रा उस मात्रक में कितनी होगी? अर्ग होगा 1 जूल बराबर 10 पर 5 अर्ग, डाइन होगा 1 जूल बराबर 10 पर 7 डाइन, अर्ग होगा 1 अर्ग बराबर 10 पर 7 जूल, या अर्ग होगा 1 जूल बराबर 10 पर 7 अर्ग। कौन सा ऑप्शन इसका सही है? आंसर कीजिए आप लोग। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होगा। क्या होगा? अर्ग होगा तथा 1 जूल बराबर 10 पर 7 अर्ग होगा। क्या होगा? 1 जूल बराबर 10 पर 7 अर्ग। ऑप्शन डी इसका सही है। भौतिक विज्ञान का पार्ट यहीं समाप्त होता है। जुगाड़ क्लासेस जीएस जुगाड़ पार्ट 3 का अगला पार्ट रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान का पहला क्वेश्चन और सीरीज का 35वां क्वेश्चन। तत्व की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है, गैस कहलाता है, ठोस कहलाता है, या उपयुक्त सभी कहलाता है? तत्व की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है क्या कहलाता है? आंसर कीजिए आप लोग। क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, अनिश्चित आकार एवं निश्चित आयतन किस पदार्थ का होता है? द्रव का होता है, गैस का होता है, ठोस का होता है, या उपयुक्त सभी का होता है? किस पदार्थ का निश्चित आकार एवं निश्चित आयतन होता है? द्रव का होता है। किसका? द्रव का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, गैस का आकार एवं आयतन कैसा होता है? गैस का आकार एवं आयतन कैसा होता है? ए, दोनों अनिश्चित होता है, बी, आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है, सी, दोनों निश्चित होता है, या डी, आकार निश्चित एवं आयतन अनिश्चित होता है? कौन सा ऑप्शन इसका सही है? दोनों अनिश्चित होता है। गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, वह कौन सा पदार्थ है जो पृष्ठहीन तथा अधिक विसरण वाला होता है जिसे आसानी से संपीड़ित या कंप्रेस किया जा सकता है? ए, ठोस होता है, बी, द्रव होता है, सी, गैस होता है, या डी, उपर्युक्त सभी होता है? इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सी ऑप्शन सही है। कौन सा? सी, गैस होता है। क्या होता है? गैस होता है जो पृष्ठहीन तथा अधिक विसरण वाला होता है जिसे आसानी से संपीड़ित या कंप्रेस किया जा सकता है। रसायन विज्ञान का पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगला पार्ट जुगाड़ क्लासेस के माध्यम से जीव विज्ञान का है। जीव विज्ञान का पहला क्वेश्चन ये रहा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण किस महान विद्वान ने किया? अरस्तु ने किया, या व्हिटकर ने किया, या लैमार्क ने किया, या ट्रेविरेनस ने किया? किसने किया? व्हिटकर ने किया। किस विद्वान ने किया? व्हिटकर ने। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, सन 1969 ईस्वी में व्हिटकर द्वारा जीवधारियों को किन जगतों में वर्गीकृत किया गया? सन 1969 ईस्वी में व्हिटकर द्वारा जीवधारियों को किन जगतों में वर्गीकृत किया गया? मोनेरा प्रोटिस्टा में, पादप कवक में, जंतु में, या उपरोक्त सभी में? इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, मोनेरा जगत में किस प्रकार के जीव सम्मिलित किए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, या आर्कीबैक्टीरिया, तंतुमय जीवाणु, या उपर्युक्त सभी? मोनेरा जगत में किस प्रकार के जीव सम्मिलित किए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, या आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं, तंतुमय जीवाणु सम्मिलित किए जाते हैं, या उपर्युक्त सभी सम्मिलित किए जाते हैं? कौन सा ऑप्शन इसका सही है? आंसर कीजिए आप लोग। इसका डी ऑप्शन सही है। कौन सा? डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी सम्मिलित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, प्रोटिस्टा जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय जलीय यूकैरियोटिक जीवों के अलावा और कौन कौन से जीव आते हैं? पादप एवं जंतु के बीच स्थित यग्लिना, बी, प्रोटोजोआ, सी, सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित जीव, या डी, उपर्युक्त सभी? कौन से जीव आते हैं? उपर्युक्त सभी आते हैं। उपर्युक्त सभी जीव प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। जीव विज्ञान का पार्ट यहीं समाप्त होता है। जुगाड़ क्लासेस के माध्यम से जीएस जुगाड़ पार्ट 3 बाय अरुण सर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न को सुमेलित कीजिए, अंतरिक्षयान तथा सफल मिशन। पहला, मार्स 2, इसको सुमेलित करना है। क्या ऑप्शन दिया हुआ है? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला सफल यान है, या दूसरा इंटेलसेट, इसके सामने ऑप्शन है खा, मंगल ग्रह पर पहली बार यान का उतरना, तीसरा सोयूज 4 पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र, लूना 9 व्यावसायिक उपयोग हेतु पहला संचार उपग्रह। इसको सुमेलित कीजिए, पेपर और पेन ले लीजिए, इस क्वेश्चन को लिखिए और मिलाइए कौन सा अंतरिक्ष यान किस मिशन के लिए भेजा गया। इधर ऑप्शन दिए हुए हैं और इधर नंबर दिए हुए हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, खा, घा, गा, का। आइए मिलाते हैं ऊपर,
मार्स 2 जो है मंगल ग्रह पर पहली बार उतरने वाला यान है। इंटेलसेट व्यावसायिक उपयोग हेतु पहला संचार उपग्रह है। सोयूज 4 पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र है। और लूना 9 चंद्रमा पर उतरने वाला पहला सफल यान है। एक का खा हो गया, दूसरे का घा हो गया, तीसरे का गा हो गया और चौथे का हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे। खा घा गा का, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 12 अप्रैल सन 1961 ईस्वी को यूरी गागरिन ने किस अंतरिक्ष यान से पहली बार पृथ्वी का एक परिक्रमण पूरा किया? 12 अप्रैल सन 1961 ईस्वी को यूरी गागरिन ने किस अंतरिक्ष यान से पहली बार पृथ्वी का एक परिक्रमण पूरा किया? वोस्टॉक 6 से, वोस्टॉक 1 से, स्कोर से या वेनेरा से? किस अंतरिक्ष यान से यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक परिक्रमण पूरा किया? आंसर कीजिए आप लोग। वोस्टॉक 1 से। किससे? वोस्टॉक 1 से यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक परिक्रमण पूरा किया। इसका भी ऑप्शन सही है। जुगाड़ क्लासेस जीएस जुगाड़ पार्ट 3 बाय अरुण सर। इस सीरीज का विविध पार्ट लेकर के आप लोगों के बीच में इस पार्ट का पहला क्वेश्चन और सीरीज का 45वां। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ए पीटी उषा, बी सानिया मिर्जा, सी विनेश फोगाट या मिताली राज? व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आंसर कीजिए आप लोग। इसका ए ऑप्शन सही है। कौन? ए पीटी उषा। पीटी उषा एक धावक हैं, वह व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। भारत का अंतिम वायसराय तथा आज़ाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम वायसराय तथा आज़ाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड कर्निंग था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, एयर मार्शल सर थॉमस एम्स हर्ड थे? इसका कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। इसका ए ऑप्शन सही है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो अंतिम वायसराय तथा आज़ाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। विविध का पार्ट यही समाप्त होता है। अगला पार्ट जुगाड़ क्लासेस जीएस जुगाड़ पार्ट 3 का खेलकूद। इसका पहला क्वेश्चन और सीरीज का 47वां क्वेश्चन। सन 1924 ईस्वी में भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना सर जे टाटा की अध्यक्षता में हुई थी, परंतु 4 अगस्त 2016 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद में प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन बनी? मैरी कॉम बनी, नीता अंबानी बनी, सुषमा स्वराज बनी, साइना नेहवाल बनी? कौन बनी थी? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए इसका। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। नीता अंबानी 4 अगस्त 2016 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद में प्रथम भारतीय महिला सदस्य बनी। कौन बनी? नीता अंबानी। ये 70 साल की उम्र तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद की अस्थायी सदस्य बनी रहेंगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। ओलंपिक ध्वज में लगे 5 रंगीन छल्ले नीला, पीला, काला, हरा, लाल किस तथ्य को दर्शाते हैं? ओलंपिक ध्वज में लगे 5 रंगीन छल्ले नीला, पीला, काला, हरा, लाल किस तथ्य को दर्शाते हैं? 5 वर्ष में आयोजन को, 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व, 5 प्रकार के खेल या उपर्युक्त सभी? ओलंपिक ध्वज में लगे 5 रंगीन छल्ले किस तथ्य को दर्शाते हैं? इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व को दर्शाते हैं। खेल कूद का पार्ट यही समाप्त होता है। अगला पार्ट कंप्यूटर से संबंधित है। इसका पहला क्वेश्चन और सीरीज का 49वां क्वेश्चन। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर है, कंप्यूटर से संलग्न सभी यंत्र हैं, कंप्यूटर से संबंधित सभी उपकरण हैं या उपरोक्त सभी हैं? कौन सा ऑप्शन इसका सही है? उपरोक्त सभी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को किस नाम से जाना जाता है? ए माउस, बी कीबोर्ड, सी सॉफ्टवेयर या डी हार्डवेयर? कंप्यूटर्स के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग आंसर कीजिए। आजकल टेक्नोलॉजी का युग है और टेक्नोलॉजी से रूबरू होना सभी के लिए अति आवश्यक है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर होता है। जो प्रोग्राम होता है उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। इस सीरीज का ये आखिरी क्वेश्चन था। ये सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। आइए आगे देखते हैं। जुगाड़ क्लासेस जीएस जुगाड़ पार्ट 3 बाय अरुण सर द्वारा प्रस्तुत की जा रही ये सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। इस सीरीज के आखिरी में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इस सीरीज का नाम है दिमागदार प्रश्न श्रृंखला। जिसके पास दिमाग होगा वही जवाब देगा। जिसके पास दिमाग होगा वही जवाब देगा। इसका पहला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? दूसरा, नीति आयोग कब बना तथा इसके अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग कब बना तथा इसके अध्यक्ष कौन है? तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर कौन है? चौथा, फिक्की के महासचिव कौन है? फिक्की के महासचिव कौन है? नरेंद्र मोदी किस संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं? नरेंद्र मोदी किस संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग इन सारे सवालों का आंसर दीजिएगा। मुझे प्रतीक्षा रहेगी आप लोगों के आंसर की।
और हाँ, जिसको भगवान ने दिमाग दिया होगा वही इस क्वेश्चन का जवाब देगा, और जिसके पास दिमाग नहीं होगा वो नहीं देगा। और मेरा बस इतना कहना है, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल से कहा चल जुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं। तो हम सबको अपनी मंजिल को पाना है, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, तभी कोई लक्ष्य हासिल होगा। और आशा है, मेरा विश्वास है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुगाड़ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद।